मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद। सार्थक संवाद के तहत आज हमें थोड़े नाजुक मसले पर बात करनी है, पर किसी सार्थक तक पहुंचना है। इसलिए इसे बहस का नहीं, चर्चा का नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मंजी पुरी साहब इस चर्चा के लिए मौजूद है और हमारी बातचीत के केंद्र में है मध्य पूर्व एशिया का तनाव जो ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर है। अभी 17 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति के बीच डिजिटल माध्यम से संवाद हुआ और एक समझौता हुआ 14 सूत्रीय, जिसके तहत दुनिया आशान्वित हुई कि अब शांति आएगी। यह समझौता तात्कालिक रूप से 60 दिन का था और 60 दिन में वो मसौदा तैयार होना था जिससे दीर्घकालिक शांति स्थापित हो सके। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, पर बातचीत को 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि तनाव की तमाम खबरें आती हैं। एक बार फिर दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमला करने लगे। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल को लेकर फिर बयानबाजी शुरू हो गई। जब हमने कार्यक्रम का आज सुबह मन बनाया था तब तक तनाव था। शाम होते होते खबर आई कि एक बार फिर समझौता हो गया, फिर से बातचीत कल से शुरू होगी कतर में। तो ये सब इतना उलझा सा है कि किसी को भी सुलझाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो थोड़ी मेहनत हम भी कर लेते हैं मंजी पुरी से आपके साथ। तो सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजी पुरी जी। भारत के वरिष्ठतम राजनयिकों में शुमार रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार है। जब भी ऐसे जटिल मसले होते हैं तो उसे सरलता देने के लिए वो हमारे साथ हमारे आग्रह पर जुड़ते हैं। तो पुरी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप का कि वो ऐसे अवसर हमें उपलब्ध कराते रहते हैं आजकल। तो शुरुआत यहीं से करता हूं कि चल क्या रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, या अमेरिका में जो हालात बने हैं उसके इशारे पर खुद चलने की कोशिश करने लगे? थोड़ा यहां से शुरू करते हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये बहुत अच्छा कहा कि जब दिन शुरू हुआ तो लग रहा था कि वहां अटैक हो रहे हैं। दिन जब हमारा दिन, उनके यहाँ तो रात और दिन है, 12 घंटे का फर्क है जी। जब हम लोग अभी यहाँ मीट कर रहे हैं तो सारी खबरें ये है कि दे एग्री टू स्टैंड डाउन। अब बहुत बड़ी बड़ी पेचीदे मामलों को छोड़ के लेट्स गेट डाउन टू सिंपल ब्रास टैक्स जी। डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में प्रेशर मीट कर रहे हैं, उन पे प्रेशर है, नहीं तो वो ये चीजें बिल्कुल अग्री नहीं करते। ये बाकी जो चीजें हम लोगों को, यूरोप को, इधर उधर सब लोगों के लिए प्रॉब्लम है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिसी जो है हर देश में, फॉरेन पॉलिसी को जिसको कहते हैं ट्रंप कर देता है। मैं ये वर्ड हंस के बोल रहा हूं, ठीक है। उनके यहां नवंबर में मिड टर्म्स इलेक्शन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट जो है वो रिपब्लिकन्स के साइड पे है, लेकिन सिर्फ कुछ ही नंबर से साइड पे। डोनाल्ड ट्रंप के अपने बड़े बड़े आइडियाज हैं, इमिग्रेशन का आइडिया है, ट्रेड का आइडिया है, टैरिफ्स का आइडिया है, बहुत किस्म की चीजें। अपने आप को वो ये कहना चाहते हैं कि 250 साल के बाद ऐसा आदमी आया जिसने पूरा अमेरिका ग्रेट अगेन बना दिया, और पहले तो पिछले 80 सालों में लोग सिर्फ ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, अपनी फोटो पासपोर्ट में छाप दी, ये चीजें जो कभी वहां हमने सुनी नहीं। ये वॉर जो है वो मेरा ख्याल उनको ठीक है, मान गया कि इजराइल ने उनको बहकावे में ले लिया, नेतन्याहू ने उनको पेचीदे से फंसा दिया वगैरह, लेकिन वो मानते थे कि हम चंद ही दिनों में इसको खत्म कर देंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर को हम खत्म करेंगे, उसके बाद ईरान बिल्कुल लेट जाएगा हमारे सामने। वो हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि थोड़ा सा ये समझिएगा कि ईरान एक बड़ा देश है, और जिसको कहते हैं हम लोग जितने भी गरीब देश हैं, गरीबी में मार खाने के थोड़े से आदी, काफी पिटाई ले सकते हैं। जो चीज अमेरिका और वहां के उस किस्म के जिसको कहते हैं बहुत विकसित देश है, उनके लिए जरा मुश्किल होगा। साथ में ये याद करिएगा कि ये काफी दूर है अमेरिका से, सप्लाई चेन मेंटेन करनी मुश्किल है। वहां उनके अपने हथियार वगैरह जो है वो स्टॉक जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, बहुत और चीजें। और जो ये सिंपल मसला कि वो ईरान मेरे से डील क्या करेगा, कुछ मेरा अपना फायदा होगा, कुछ मेरे फैमिली का फायदा होगा, कुछ इस किस्म का हम डील करेंगे, ये सब होगा, ये हुआ नहीं। लेकिन वहां टाइम बढ़ता गया। 3 महीने के बाद इलेक्शंस पास आ गए। अब उनके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं। साथ साथ एक और टेक्निकल सी बात हुई, हम उसको टेक्निकली कहते हैं कि कांग्रेस में पहली बार रेजोल्यूशन पास हुई कि आप मिलिट्री एक्शन ईरान में नहीं रहे।
वैसे तो सब लोग कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने पार्ट हैं और ये इसके बाद होना जरा थोड़ा सा जिसको कहते हैं लीगली भी डिफिकल्ट हो जाता है। और अमेरिका में ये चीजें अभी भी हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की इनको खत्म करने। इसलिए मेरा मानना है कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से समझौता हो, लेकिन समझौता ऐसा हो कि वो अपने आप को विक्ट्री अच्छी तरह दिखा सके। वो सारी जो मुद्दे उन्होंने लिए हैं, डिसआर्मामेंट का बात छोड़िए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात छोड़िए कि हमें फायदा होगा, हमने कोई पैसा नहीं दिया, ये वो वगैरह वगैरह। ईरानियन जो है देखिए, उनको भी अपने आवाम को तो दिखाना होता ना कि हमने जीता है, हम हारे नहीं है, हमारे पे बम पड़े फिर भी हम लोग जीते, ये सब है। तो और दूसरी चीज, जब आपकी सेनाएं यूं तैनात होती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इसको हम आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, वो तो ठीक है बंजीपुरी साहब, पर अमूमन जब समझौता होता है तो या तो दोनों पक्ष समझौते के लिए मानसिकता बनाए होते हैं कि अपने को समझौता करना है, या कम से कम एक पक्ष की गरज तो होती है कि यार समझौता करना है। यहां पर आपकी समझ क्या बोलती है? समझौता दोनों ही पक्ष चाहते थे या एक पक्ष की गरज थी? और अगर गरज थी तो वो किस पक्ष की थी? हिमांशु जी, ऐसा है, दोनों पक्ष चाहते थे। ईरान में बॉम्बार्डमेंट बहुत हुई है, उनके भी यहाँ मिडिल क्लास लोग हैं, आप हमारे जैसे, और प्रेशर्स उनके ऊपर भी बहुत थे। अमेरिका की मैंने आपको परिस्थिति समझाई, पॉलिटिकल परिस्थिति है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो भी चाहते थे। लेकिन डिसएंगेजमेंट इतनी आसान नहीं, क्योंकि आपकी फोर्सेस तैनात हैं, उनके अंदर अंतर्गत बहुत सारे और होते हैं। वहीं IRGC है ईरान में, जो उनकी पावरफुल फोर्स है, वो अपना करते हैं। और लोग समझते हैं कि इस किस्म की चीजें नेगोशिएशन के बीच में करके किसी तरीके से अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी कर सकते हैं। ये एक किस्म का नेगोशिएशन टैक्टिक होता है, नॉट अ वेरी गुड वन, इट्स ऑल्सो डेंजरस, लेकिन ये चीज होती रहती है। और ये चीजें कई बार कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ नेगोशिएशन में देखा। कौन चाहता? साहब, अगर आप देखेंगे जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई, तो उस समय पर मुद्दा था परमाणु हथियार के संदर्भ में, आतंकी संगठनों को ईरान के द्वारा प्रत्यक्ष सहयोग करने के संदर्भ में, इजराइल के साथ टकराव के संदर्भ में। पर वक्त गुजरने के साथ एक नया विषय निकल कर आया है, जैसे ईरान ने आपदा में अवसर खोज लिया है, वो है होर्मुज स्ट्रेट, और होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाकर पैसा कमाने का विकल्प। इस पर आपकी दृष्टि क्या जा रही है? इसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? और ये पूरी दुनिया में जो ज्योग्राफिकल स्थितियां हैं, क्या अन्य जगह पर भी ये संकट पैदा कर देगा? ईरान सफल होता है अपने इलाके से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के संदर्भ में, तो अकेला यही तो समुद्री रास्ता नहीं, और भी देशों से रास्ते गुजर रहे हैं। क्या ये एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है? तो हिमांशु जी, आई होप नॉट। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है और हमेशा ओपन थी। जैसे लोग डोनाल्ड ट्रंप को हंस के कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट्स खोल देंगे, कमाल की बात है। फरवरी 2026 से पहले तो स्ट्रेट्स बिल्कुल खोली हुई थी, कमाल की बात है। ये लड़ाई किस बात की हुई? आपने शुरू की बात न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वगैरह से। भाई, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो सेकेंडरी चीजें थी। वो जो कहते हैं पॉलिसी एनालिस्ट ने एनालिसिस करके कह दिया ये हमारे रीजन है। देखिए, उनका इंटरेस्ट मैं बिल्कुल मानता हूं कि थोड़ा बहुत वो जिनको कहते हैं नेतन्याहू ने फंसा लिया अपनी गेम। दूसरी चीज, वो मेरा ख्याल वो ऑयल और ऑयल के संदर्भ में बहुत इन्वॉल्व है। नोट करिएगा, जब ट्रंप 1.0 था तो उन्होंने JCPOA, जो एक बड़ा एग्रीमेंट था ईरान के साथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, उससे निकल गए। और जो भी कहते रहे डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए कि ओबामा नो गोड, उसने सब कुछ बहुत खराब किया। लेकिन इनका इंटरेस्ट, ये मेरा अपना मानना, बहुत इंटरेस्ट है ऑयल में। ऑयल में हम क्या धंधा कर सकते हैं? ये ओल्ड फैशन थिंकिंग, ओल्ड फैशन नहीं, हम लोगों की उम्र के लोगों की बड़ी थिंकिंग है कि फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही ये चीज सब जगह कर। इन्होंने साथ एक वेनेजुएला देखा कि यार 2 दिन में हमने उसको पकड़ा, ये कर दिया। एक इनकी स्ट्राइक हुई, वहां पर जो बड़े बड़े फौदरों के रिएक्टर थे वगैरह, उनपे बहुत जबरदस्त हमला हो गया, किसी ने चुई तक नहीं किया, इन्होंने सक्सेस किया। ये जून लास्ट ईयर की बात है। पहले दिन ही आयतोला खमेनाई को इन्होंने निकाल दिया। इन्होंने सोचा ये तो 2 दिन की बात है, ये हुआ। बिकॉज जो इनके इंटेलिजेंस चीफ, सर्विस वगैरह सबने कहा कि भाई
वो भी एक इवॉल्व सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, रिजिलियंस है, लोग मार खाने के आदी हैं, ये नहीं इतना आसान होगा, लेकिन ये अपनी हुड़मत में लगे हुए थे और इन्होंने कर दिया। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मामला अब रफा दफा हो, आगे निकले, और विन लूज नो हो, वो तो अपने आप डिक्लेयर करने की बात है, मैं जीत गया आप जीत गए, दुनिया जो मर्जी खाए। डोमेस्टिक इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट और अपनी लेगेसी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये आपको टेंशन जरूर देखेंगे। इजराइल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला ये है इस सारी चीज में। अमेरिकन और ईरानियंस के बीच में झुटपेट हो, वो मेरे ख्याल जिस तरह आज कल हुआ कूल डाउन हो सकती है, लेकिन जो इजरायलीज हैं उनका अपना मकसद है, उनके जो मकसद है वो डोनाल्ड ट्रंप के मकसद के साथ बिल्कुल अलाई इतने ज्यादा 100% नहीं करते। और ये लेबनान, हिजबुल्लाह, ये जो सारी चीजें ये बहुत पेचीदी हैं। और मैं इतना मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ डील करनी शायद आसान है, लेकिन इजराइल को जिसको कहते हैं क्वाइट रखना वो इंपॉर्टेंट है और वो आसान नहीं। लेकिन आपने सारी बात बताई मंजीपुरी साहब, लेकिन मेरी होर्मुज स्ट्रेट पर जो जिज्ञासा है उसका समाधान नहीं हुआ। ईरान लगातार जिद कर रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को अब टोल देना होगा। ओमान भी पैसा कमाने के चक्कर में उसका साथ देता हुआ दिख रहा है। हालांकि अमेरिका समय समय पर बयान देता रहता है, नहीं ओमान इतना साथ नहीं है, पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी मंशा अब वहां से पैसा कमाने के संदर्भ में है। इस कोशिश को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये कोशिश तात्कालिक रूप से अमेरिका को दबाव बनाने में काम आ रही है, इसलिए ये दबाव बना रहे हैं, या वाकई अब ईरान इस रास्ते से पैसा कमाने का विकल्प खोज निकाला है? तो हिमांशु जी वेरी गुड। अमेरिका पे दबाव नहीं, क्योंकि वो तो वहां से कोई खास तेल इंपोर्ट करते नहीं थे ना उनका। ऑफ कोर्स अमेरिकन कंपनीज बड़े स्टाइल में इन्वॉल्व है, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि एक जो जिसको कहते हैं पॉइंट जिससे एक्सट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं, वो ईरानियंस के लिए इन्होंने बना दिया। जो चीज सदियों से उन्होंने कभी सोची नहीं, ओमानियों ने कभी सोची नहीं, अब उन्होंने सबने सोचना शुरू कर दिया कि चलिए हम टोल नहीं कहते, फीस कह देते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए कुछ इंश्योरेंस दे दो, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। दुनिया में और भी चोक पॉइंट्स है। बॉस्फोरस का बहुत अच्छा चोक पॉइंट है जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन में कनेक्ट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन 100 साल से वहां पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि उसको कैसे किया जाए, जहां पर रशिया कोल्ड वॉर सारी चीजें वहां पर हुई। मैं आई होप कि हम उस दिशा में यहां ना जाए। स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का वगैरह को अभी छोड़ देते हैं, वो ये इस किस्म की चीजें बहुत होंगी दुनिया में आपको। लेकिन जिसको कहते हैं ये चीज जो थी सबको पता थी, लेकिन किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दिया, सदियों से चल रही थी। आपने मतलब फॉर नो राइम और रीजन इसको खोल दिया। अब दूसरे आदमी भी थोड़ा बहुत तो अपना फायदा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा, इट्स नॉट ओनली द ईरानियन, वो मानी कहते हैं भाई मेरे को भी कुछ दे दो जी, तो वो एक विकल्प है। एक बात और समझिए पूरी साहब, इजराइल जब से 1948 में अस्तित्व में आया तो एक सैद्धांतिक तौर पर जमीन का बंटवारा हुआ था। फिलिस्तीन के कब्जे में इतना भूभाग रहेगा, इजराइल के हिस्से में इतना भूभाग रहेगा, और तब से झगड़ा चल रहा है, बीच में युद्ध हो जाता है। दृष्टि डालता हूं तो ये देखता हूं कि जब जब युद्ध होता है इजराइल का जमीन पर कब्जा कुछ बढ़ जाता है। पर इस बार जो युद्ध हुआ है और युद्ध जिस मुकाम पर पहुंचा है, क्या अब इजराइल जिस तरीके से विस्तार ले रहा था उसका थमने का समय आ गया कि ईरान एक नई ताकत के साथ उभरता हुआ आपको उस क्षेत्र में दिख रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप? इजराइल का दबदबा वहां रहेगा, या ईरान ने जिस तरीके से अपनी ताकत, संयम, साहस को प्रदर्शित किया इन दोनों के खिलाफ, अब आने वाला समय ईरान का दिखता है आपको? क्या दिख रहा है आपको? हिमांशु जी, ये ईरान का समय लगता है ये अगले कुछ सालों में तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनके यहाँ काफी डेवस्टेशन जी, उनको रीबिल्ड करने में ही बहुत टाइम लगेगा। और उनके जो बहुत जबरदस्त जिसको कहते हैं एसेट्स थे, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या हूती हो, बहुत डिग्रेड हुए, इसमें कोई शक की बात। लेकिन आपने पूछा कि वहां विस्तार होता है, गाजा क्या विस्तार नहीं हुआ? कमाल की बात हुई है। पिछले 2-2.5 साल से जो वहां पर चल रहा है, हम लोग क्या कहें, हमको कहना चाहिए नरसंगा, 80,000 लोग मारे गए, क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में। और वो अब एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप को, अपने साथ ही उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
हुआ क्यों ये फिलिस्तीनियों के साथ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो अरब लोग हैं वो उनके लिए मुंह बोली बातें करते हैं लेकिन किया कुछ नहीं उनके लिए। और अब दूसरी बात, अगर मैं आपके चैनल में आपको ये कहूं, देखिए हम लोग मानते हैं कि इजराइल की क्रिएशन हुई ये जूइश सेटलमेंट के कारण, जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वर्ल्ड वॉर 2 नाजीज्म वगैरह के लिए लोग चाहते थे कि भाई कुछ उनको दो, कुछ वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने बहुत साथ किया ब्रिटेन का वगैरह। सिमिलरली पाकिस्तान, हम लोग मानते हैं कि हिंदू मुसलमान थे, यस, बट एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रिटिश कॉलोनियल माइंड, ये सब डीकॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश डीकॉलोनाइजेशन के थे 1908 और खासकर 1930 के शतक में बहुत पैमाने पे तेल बरामद हुआ मिडिल ईस्ट में, ईरान में, कुवैत में, इराक में, सऊदी अरेबिया में। और उसके चंद ही बाद ये समझ गई लोग, सब लोग, कि वॉर मशीन के लिए कोयले से तेल मच बेटर है। देयरफॉर मिडिल ईस्ट, जिसको कहते हैं, बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसपे कंट्रोल रखने की बात। तो मैं तो बहुत मानता हूं कि ये हिंदू मुसलमान और जूइश सेटलमेंट को छोड़ के there were strategic reasons why the British decolonized, creating both Israel and Pakistan. दोनों का मकसद इन सम सेंसेस है कि ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ये हमारे लिए फेवरेबल रहे। ये जो मोनर्कीज हैं उनका अपना इंटरेस्ट है कि वो फेवरेबल रहे, वो वहां पर है। ईरान और इराक एक ऐसे ईरान में भी याद है शाह रजा पहलवी की डायनेस्टी थी, इराक में 1950 में वो डायनेस्टी तो खत्म हो गई, सद्दाम हुसैन, और सद्दाम हुसैन के ऊपर जो अटैक हुए वो भी, उनको भी हमें याद करना चाहिए कि ये ऑयल जो है, ऑयल की इंपॉर्टेंस जो है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस, और ये पैसे का खेल भी इन वेरियस सेंसेस है। पैसे, ज्योग्राफिकल कंट्रोल ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी इन द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एट द बैक ऑफ द माइंड है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो आगे अपना दिखाया कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं 2 मिनट में ये चीज कर सकता हूं, वो चीज कर सकता हूं। एंड इतना आसान नहीं, पर क्या आप मानते हैं कि एक लंबे समय से अमेरिका की प्रभावशाली उपस्थिति मध्य पूर्व एशिया में थी? रूस कोशिश करता था पर उसकी सब जगह से जो समर्थित सरकारें थी वो अपदस्थ हो रही थी, सीरिया वगैरह सब तरफ से बाहर ही हो गया। पर ये जो तात्कालिक रूप से फरवरी से घटनाक्रम है, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका की अहमियत आने वाले समय में अब घटेगी? ये देश सुरक्षा की दृष्टि से नए विकल्प खोजने के लिए बाध्य होंगे, या आपका आकलन है कि अब अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर होंगे? किस दृष्टि से देख पा रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, ये ना कहने की बहुत बड़ी बात होती है कि अमेरिका डिग्रेड हो गया है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया वगैरह। याद है वियतनाम वॉर, उसके बाद क्या हुआ? उनके यहाँ ताकत जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म की। आजकल हम लोग एआई वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, चाइना इज देयर, सारा लीडरशिप अमेरिका की है। उनकी इकोनॉमी जो है ये पिछले 3 महीनों में इज डन वेरी वेल। ऑयल कंपनीज, एआई कंपनीज और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के कारण न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन एट इट्स हाईएस्ट। सो वो बड़ा यूनिक सा कंट्री है, बड़े यूनिक से स्टाइल से पोजिशन्ड है। और ये जो गल्फ कंट्रीज है, चाहे ये अमेरिका से, मैं मानता नहीं हूं कि खफा है, लेकिन चाहे मानते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी सिक्योरिटी के लिए और किसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, मुझे बताइए। ये चाइना पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, अभी तक तो वहां हुई नहीं। रशिया की हालत आप देखिए, हम लोग चढ़े बात नहीं करें उसके बारे में। रियलिटी है, इनके पास है क्या चारा, ये खुद अपने आप इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा अब डिफेंस में। इसका कॉस्ट होगा। यूएई जो है, जो कोई भी नहीं डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट करता था, अब जो इतना पैसा वैसा इधर उधर से लगाया हुआ अपने डिफेंस के लिए तो करना ही पड़ेगा। सऊदीज को करना पड़ेगा, इराक, बहरीन, सब छोटे मोटे कंट्रीज, तो कॉस्ट होगा। अगेन बेनिफिट्स विल गो टू द अमेरिकन, बिकॉज यूरोपियंस की तो कोई खास एबिलिटीज है नहीं और वो इधर उधर देख रहे हैं। देयरफॉर क्या इंपैक्ट होगा इतने बड़े हेजेमॉन के लिए? मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ये है कि उन्होंने ट्रांस अटलांटिक अलायंस को अंडर डोनाल्ड ट्रंप बहुत हिला दिया। चाइना के उभरते हुए समय में दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जी। क्या अगर चाइना से हड़प हो गई और यूरोपियन उनके साथ नहीं आएंगे, ये नहीं मैं मानता, लेकिन आपने टेंशन जरूर क्रिएट कर दी है। और हो सकता है कि यूरोप भी अपने आप को मिलिटराइज करे, जो उनकी डिफेंस स्पेंडिंग वगैरह बहुत कम थी उसको भी वो चढ़ाए। तो दुनिया के लिए देयर कैन बी अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जिसको कहते हैं मल्टीपोलर चैलेंजेस, जो इसमें होने लगे। पर मुझे पूरी तरह आपको नहीं लगता है कि अधिकांश डिफेंस कंपनियां तो अमेरिका से ही जुड़ी हुई हैं, अमेरिका में ही बेस्ड है,
तो कुल मिलाकर इस तरीके का तनाव, इस प्रकार का वातावरण आखिरी में फायदेमंद तो अमेरिका के लिए ही है। भाई आप सबको और पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा तो कहां करना पड़ेगा? अमेरिका को करना पड़ेगा। अभी भी युद्ध में खर्चा हुआ तो भाई सामान किसका खरीदा गया? अमेरिका की कंपनियों का खरीदा गया, नया सामान और खरीदा जाएगा। तो क्या कहते हैं आप? लोगों को सामने से दिख रहा है अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ, पर असल फायदा अमेरिका का ही हो रहा है। तो हिमांशु जी, ये तो पुरानी सेइंग है अंग्रेजी में, वॉर बेनिफिट्स द डिफेंस इंडस्ट्री। तभी तो हम लोग बात करते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। लेकिन ओवरऑल जो उनकी जिसको कहते हैं परसुएशन पावर वगैरह है, उसमें क्षति तो आई है। लोगों ने नोट किया, जैसे वियतनाम के बाद अब हम लोग बहुत भूल गए हैं, कई सालों के लिए सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं। ये जो एआई डिफेंस इंडस्ट्रीज वगैरह जा रही हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन फ्रॉम बीइंग द यूनिपोलर लीडर, थोड़ा बहुत तो दूसरे लोग यूरोपियन चाहे वो चाहें कि आप बिल्कुल हमारे साथ रहे, यूक्रेन में वो बहुत फंसे हुए हैं, ये वो वगैरह, उसके अलावा रियलिटी इज कि आपने इन सम सेंसेस आपको इसको डॉनरो डॉक्ट्रिन कहिए, मोनरो डॉक्ट्रिन, कि हम सिर्फ अमेरिका को देखेंगे और किसी चीज को नहीं देखेंगे। और आप जिस भी तरीके से कहें, इतना आसान तो किसी का भी नहीं होगा कहना कि इस युद्ध में अमेरिका की बल्ला बल्ला शेर, बस उनकी विक्ट्री हो गई। ये तो कोई भी नहीं कहता, अमेरिका में भी लोग नहीं कहते, कहते चलो यार बस करो, हमने कर दिया जो कर। सो परसेप्शंस मैटर, परसेप्शंस मैटर। एक विषय और जो हमारे साथ बातचीत में अभी तक केंद्र में नहीं आया, इस युद्ध के दौरान ओपेक में विभाजन हुआ और यूएई जैसा एक महत्वपूर्ण देश ओपेक से बाहर निकल गया। इस पर आपकी क्या दृष्टि है? ये वाकई कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है? इसका आने वाले समय में दुनिया पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, या एक सामान्य सी घटना है जिसे बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता पूरी तरह? नहीं, महत्व तो देना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसके और भी कारण है कहीं जी। एक आप नोट करिएगा, जब से ट्रंप 1.0 वो एब्राहम अकॉर्ड्स हुए, यूएई एक कंट्री था जो इजराइल के तरफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने कायम किए, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। सऊदीज वगैरह जो थे कंजर्वेटिव थे, क्योंकि याद करिएगा, चाहे ये सारे किंगडम्स हैं, उनकी मोनार्कीज हैं, वो अपने आप को सबको संभाल नहीं चाहती, लेकिन द ओनली कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन इज सऊदी अरेबिया। और जो आवाम है और जो रूलर्स हैं, इतना तालमेल नहीं है उनको, आवाम को लेट मी से, उनकी जो दृष्टिकोण है, उनकी जो थिंकिंग है, वो आप और मेरी जैसे सामान्य लोगों की दृष्टि, राजाओं की और ऊपर वाले लोगों के अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं हर चीज। So Saudis had to be careful, which is why they didn't sign up to the Abraham Accord. लोग तो कहते हैं हमास ने तो इसलिए अटैक करवाया गया बाय ईरान, हमास का जो अटैक हुआ 7 अक्टूबर का, क्योंकि सऊदी अरेबिया वाज नियर टू रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। सो ये सब बहुत कॉन्स्पिरेसी की बातें बड़ी बड़ी, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में आपस में टेंशन रहे हैं बहुत समय से। एक वो हूतीस के कारण हुआ वहां पर, कुछ ये एमबीएस और जो सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट हैं और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है और यूएई के जो प्रेसिडेंट है, उनके बीच में सऊदी कहते हैं कि आप लोग कंपनी दुबई में क्यों करते हो, सारा धंधा तो मेरा है, हमारे यहाँ। तो इनके अपने किस्म के टेंशन, इस चीज में अमेरिकन वगैरह का हाथ होगा, मैं मानता हूं जरूर कि उन्होंने उनको एनकरेज किया होगा कि ये ओपेक एक बहुत बड़ा हुआ है, विच रिजल्ट्स इन जिसको कहते हैं फिक्सिंग ऑयल प्राइस इन द वर्ल्ड। इसमें से अगर आप निकल जाओ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड। फिर देखते हैं सऊदी अरेबिया अकेले कितना कुछ कर सकता है, और सऊदीज आल्सो नीड अमेरिकन हेल्प। सो दिस इज नॉट एन इनसिग्निफिकेंट मूव, लेकिन इतना ज्यादा इसमें होना, इतना ज्यादा इस समय नहीं है। वो समय गया 1980 1990 का शतक, जबकि ओपेक की मीटिंग वियना में होती थी और हम लोग सब यहाँ थड़थड़ाते, वो सब समय गया, वो समय चला गया। चलिए अब आखिरी बिंदु पर आता हूं मंजीपुरी साहब। जो 17 जून को समझौता हुआ ईरान और अमेरिका के बीच 14 सूत्री है, उसमें 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी। आपका बड़ा लंबा अनुभव है, वो अनुभव आपको क्या एहसास करा रहा है? ये अस्थायी युद्ध विराम पूर्ण विराम में तब्दील हो जाएगा, या अभी एक और संघर्ष देखना बाकी है, या हमें अमेरिकन कांग्रेस के सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए? ट्रंप चाह भी लेंगे तो अब युद्ध नहीं कर पाएंगे। हिमांशु जी, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिटिकल जिसको कहते हैं प्रेशर तो है। जैसे मैंने कहा, नवंबर में इलेक्शंस हैं
और इतना भी आसान नहीं है कि आप यूएस सोल्जर्स को कमिट कर दीजिए। देखिए, अमेरिका में हम लोगों के सिचुएशन से बहुत भिन्न है। एक भी अमेरिकन सोल्जर लाइफ जब जाती है उससे डोमेस्टिक पॉलिसी में फर्क पड़ता है, और ये चीज जरा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में भी वही बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इंपॉर्टेंस होती है। अब आपने कहा कि 60 दिन में क्या होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं कि ये चीजें होती रहेंगी। कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड लोग कोशिश करेंगे। अगर जिसको कहते हैं ओपन वायलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना चले तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे भी रिड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं नवंबर के बाद। देखिए, आप खुद अनुमान लगाइए, 2 महीने और लगाएं, सितंबर के तक तो हम वहीं वैसे पहुंच जाएंगे। फिर अगर कुछ ना कुछ हो रहा है, और मैं मानता हूं कि अमेरिकन दैट इज डोनाल्ड ट्रंप भी को डील करना चाहते हैं, और कई चीजें अंडर द टेबल ईरानियंस भी उनको ऑफर कर रहे होंगे। चाहे वो ये है कि हम आपसे खरीदारी कर देंगे, कुछ आपकी पर्सनल कंपनियों में कुछ निवेश कर देंगे, कुछ ये वो वगैरह। ये चीजें डोंट रूल आउट इन द केस ऑफ डोनाल्ड। वैसे हम लोग इन चीजों को हमेशा कहते हैं कोई नहीं, सब लोग कंट्री के इंटरेस्ट में। मिस्टर ट्रंप जरा एक स्पेशल केस है, जो मी फर्स्ट उसके बाद अमेरिका फर्स्ट आ जाता। तो ट्रंप कब ट्रंप कार्ड चल दे स्वयं के लिए कह नहीं सकते, मी फर्स्ट आफ्टर अमेरिका फर्स्ट। मंजीपुरी साहब ने यहाँ पर बात को खत्म किया। तो कुल मिलाकर मंजीपुरी साहब हमें एहसास करा रहे हैं कि थोड़ा बहुत तनाव चलता रहेगा, पर नवंबर तक आश्वस्त रहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से गुजरना है। नेता सबको पार पा सकता है, पर चुनाव को तो पार मतदाता ही लगाता है। जब तक मतदाता की अहमियत है, डोनाल्ड ट्रंप भी जैसे भी हो राजनेता तो हैं, मतदाताओं को ध्यान रखेंगे, तब तक हम आश्वस्त रहें। आगे जो होगा तो पुरी साहब आपको फिर याद करेंगे। लेकिन आज आपने हमारे साथ इस संवाद के लिए समय निकाला और हमारे संवाद को सार्थक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सादर प्रणाम।